दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केंद्रीय बजट 2026-27 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आपके मन में बड़ी कल्पनाएं होंगी कि इस बजट में आखिर क्या कुछ खास दिया गया, हमारे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालों पर हम चर्चा करने वाले। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे सिंपल तरीके से सवाल जब आप देखेंगे तो आपको बजट के बारे में पता चल जाएगा और बहुत सारी जानकारियां भी मिल जाएंगी। पहला प्रश्न दे रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 ये किसने प्रस्तुत किया है। तो आम बच्चों जैसा सवाल हो गया। देखिए अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। निर्मला सीतारमण जी दोस्तों ये वित्त मंत्री हैं, ठीक है, ये वित्त मंत्री हैं। और ये एक सवाल और बन सकता है कि ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ही है, ठीक है, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, ठीक है, महिला वित्त मंत्री दोस्तों वो भी निर्मला सीतारमण जी हैं। ये भी सवाल पूछ सकता है। बाकी राजनाथ सिंह, इनसे कोई मतलब नहीं है। रक्षा मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो जवाब ही नहीं है। तो ये चीजें याद रखेंगे। एक सवाल और यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है कि निर्मला सीतारमण जी जो हैं ये कौन से नंबर पर ये बजट प्रस्तुत कर रही है। तो याद रखिएगा ये 9वीं बार, ठीक है, ये 9वीं बार दोस्तों बजट पेश कर रही है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। तो स्क्रीन पर मैंने कुछ और फैक्ट यहां पर ऐड कर दिए हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रहा है बजट 2026-27 ये किस भवन में तैयार किया गया। क्या इस तरह का भी सवाल बन सकता है क्या, किस भवन में? हाँ, क्योंकि पहली बार किसी भवन में इसे तैयार किया गया है। देखिए संसद भवन मत जवाब दीजिएगा। एक पुराना संसद भवन, एक नया संसद भवन बन चुका है, अभी ये जवाब नहीं देना है। नॉर्थ ब्लॉक भी नहीं दोस्तों, एक नया आया है कर्तव्य भवन का नाम सुना होगा। जी हाँ, ज्यादातर बच्चे जिन्हें नहीं पता होगा वो या तो संसद जवाब देंगे या तो वित्त मंत्रालय जवाब देंगे। उन्हें समझ में आएगा कि संभवतः वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जा रहा है, तो ये ना जवाब दे दिया जाए। नहीं, कर्तव्य भवन याद रखेंगे। और कर्तव्य भवन यह एक नया प्रशासनिक परिसर है, ठीक है, और पहली बार दोस्तों यहां केंद्रीय बजट तैयार किया गया है। ये आप याद रखेंगे। इस वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल दे रहा है कि बजट 2026-27 में कितने कर्तव्यों पर चर्चा किया गया। देखिए कर्तव्य भवन में प्रस्तुत किया गया और इसीलिए यहां पर कर्तव्यों की चर्चा हो रही, ठीक है, कर्तव्य भवन में प्रस्तुत हुआ और यहां कितने कर्तव्यों की चर्चा हो रही है। तो याद रखिएगा कुल 3 कर्तव्यों की चर्चा की गई, ठीक है। हमारा बजट कितनी चीजों पर आधारित है, कुल 3 चीजों पर आधारित है। वो 3 बातें दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो वो 3 कर्तव्य हैं। पहला है आर्थिक विकास को तेज करना। आप पढ़ेंगे पूरी लाइन, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है। कुल मिला जुलाकर जो गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है वो है आर्थिक विकास को तेज करना, कि किस तरह से भारत को आर्थिक रूप से और आगे बढ़ाया जाए, इसलिए दोस्तों इस पर बातचीत करना। दूसरा है जन आकांक्षा और समावेशी विकास, लोगों का विकास कैसा हो, जन आकांक्षाओं पर कैसे सरकार खरी उतरी। और तीसरा है सबका साथ सबका विकास। जी हां दोस्तों, ये 3 कर्तव्य हैं, इसे भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। एक सवाल में इससे छोटा सा संबंधित दे देता हूं कि बजट का पहला कर्तव्य किससे संबंधित है। ऐसा सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सामाजिक न्याय की बात मत कीजिएगा, पहला जो है वो आर्थिक विकास से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। पहला कर्तव्य यह आर्थिक विकास को तेज करना, उत्पादकता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, इस पर दोस्तों केंद्रित है। इसका लक्ष्य है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विकास बनाए रखना, ठीक है। आप देख रहे हैं विश्व में तमाम ऐसे देश हैं वो समय समय पर टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं। तो भारत चाह रहा है कि भारत जो है कम से कम इस फील्ड में आत्मनिर्भर बने, ठीक है, किसी के डर और किसी के दबाव में काम ना करे। तो इस चीज के लिए यहां पर ध्यान दिया गया। तो पहला कर्तव्य जो है इस तरह से सवाल बन सकता है, दूसरे कर्तव्य से संबंधित तो तीसरे से भी संबंधित, ठीक है। कर अब बजट 2026-27 में कुल व्यय कितना अनुमानित है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें इस बजट में, ये कितना अनुमानित किया गया है। तो लिख रहा है 49.67 लाख करोड़ रुपए, या 36.57 लाख करोड़ रुपए, या 53.47 लाख करोड़ रुपए, या 28.77 लाख करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा इस बार जो ये अनुमानित किया गया है ये 53.47 लाख करोड़ रुपए दोस्तों, ये कुल खर्च अनुमानित किया गया, ठीक है। कुल खर्च में आता क्या है दोस्तों, हमेशा याद रखिए जहां कुल व्यय दिया होता है वहां राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये दोनों की बात आती है, ठीक है। दोनों तरह के खर्च शामिल होते हैं। तो याद रखेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम आपने सुना होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम सुना होगा। ये दोनों दोस्तों यहां रखे जाते हैं, ये दोनों खर्च कुल व्यय में शामिल होते हैं। और अभी जो ये 53 लाख करोड़ देख रहे हैं या 53.5 इसको कर लीजिए, 4-7 को 5 कर सकते हैं, नजदीक अमाउंट वही है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी जीडीपी का दोस्तों कितना है, अगर हम जीडीपी का देखें, भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट
जिसे आप बोलते हैं जीडीपी, ये जीडीपी का 13.6% है। कितना दोस्तों? 13.6% है। अगर पिछले साल से तुलना करेंगे तो पिछले साल दोस्तों जो अभी 53 दिख रहा है, पिछले साल ये 49 के पास था, ठीक है, 49.65 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार वृद्धि किया गया। कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? तो ये वृद्धि हुई है 7.7%। पिछले साल के बजट से, पिछले साल के बजट में ये जो कुल खर्च दिखाया गया था, कुल व्यय जो दिखाया गया था, उससे 7.7% बढ़ा के इस बार दिखाया गया है, ये यहां पे कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि टोटल जीडीपी का 13.6% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल निश्चित रूप से दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। अगला कह रहा बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जो है, ठीक है, राजकोषीय घाटा ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है? देखिए सरकार चाहती है कि धीरे धीरे राजकोषीय घाटा कम हो। ये सरकार का जो है उसके मतलब दिमाग में होता है कि हमको इसको किसी तरह कम करना है, तो कम करते करते दोस्तों लेके गई है 4.3% तक। कहां तक आई है? 4 राजकोषीय घाटा अभी कितना है दोस्तों? 4.3%। देखिए दे भी रहा है कि राजकोषीय घाटा सरकार की आय और व्यय के अंतर को दर्शाता है। यह वित्त वर्ष 2025-26 में 4.4 था, लेकिन इस बार घटा दिया गया। 25-26 में दोस्तों 4.4 था और इस बार सेम नहीं रखा गया, थोड़ा सा डाउन किया गया, 4.3 कर दिया गया है। तो यह चीज भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है बायोफार्मा शक्ति अच्छा ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां से सवाल बन सकता है। उसके आगे देखिए कुल 20-25 सवालों में 4-5 सवाल बता रहा हूं आपके एग्जाम में, ये 4-5 सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस सवाल में जितना कुछ फैक्ट दिया गया है इसको एज इट इज दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि दोस्तों तय की गई। पहले बायोफार्मा शक्ति योजना क्या है ये समझिए। बायोफार्मा का मतलब क्या है? मेडिकल फील्ड की बात कर रहा है। मेडिकल फील्ड में जो दवाइयां हैं, भारत को वैश्विक हब बनाने की ओर लेके जाया जा रहा है कि किस तरह से मेडिकल फील्ड में भारत जो है वैश्विक हब बन सकता है पूरे। अच्छा अभी भी हालत यह है ना कि भारत की दवाइयां बहुत सारे देशों में भेजी जाती हैं, यहां तक कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में भी भारत की दवाइयां भेजी जाती हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों। कह रहा यह योजना भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए है और केवल 5 साल के लिए ये अवधि रखी गई। केवल 5 साल के लिए भी समझ लीजिए टेस्टिंग चल रहा है इसका, ठीक है, कि हम ठीक ढंग से काम कर पाएंगे कि नहीं। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो खतरनाक रोग हैं जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया और ऑटो इम्यून जितनी बीमारियां, उनके संदर्भ में क्या किया जाए? दवाइयां बनाई जाए और सस्ती दवाइयां बनाई जाए। तो कुल मिला जुला करके कितनी राशि दोस्तों यहां तय की गई है? तो 10,000 करोड़ रुपए का एक बजट दोस्तों यहां रखा गया है। बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए बजट कितना रखा गया? 10,000 करोड़। ये 5 साल के लिए है, ये भी आप यहां पे याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का कौन सा संस्करण दोस्तों लॉन्च करा? देखिए सेमीकंडक्टर जो मिशन था ना, इसका जो पहला संस्करण आया था, इसका जो पहला संस्करण आया था ये आया था दोस्तों 2021 में, ठीक है, 2021 में। इस बार दोस्तों 2.0 इसका दूसरा संस्करण आ रहा है, ठीक है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो सोचेगा शायद पहला ही हो, शायद तीसरा हो, या कहीं प्लस माइनस लगा के कुछ अलग नाम दे दिया हो सरकार ने, लेकिन नहीं, याद रखेगा मिशन 2.0 आया है। और ये क्या है दोस्तों? देखिए सेमीकंडक्टर में भी भारत जो है आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। एक तरह से भारत को वैश्विक हब बनाने की तरफ दोस्तों पहल की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण हब बनाना। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन अभी हुआ था 2025 में, यह आपके नई दिल्ली में हुआ, यह भी आप याद रखेंगे। नई दिल्ली के द्वारिका स्थित यशो भूमि में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, ठीक है। टाटा वगैरह कंपनियां हैं, फॉक्सकॉन कंपनियां हैं, ये कंपनियां सेमीकंडक्टर फील्ड में बहुत काम कर रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट योजना का बजट दोस्तों कितना रखा गया? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट योजना अगर आप पढ़ते होंगे, भारत से सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली सामानों में तो सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का नाम भी खूब आता है, ठीक है। करा इसमें अच्छा इसके बारे में जान लीजिए। पहली बात, ये जो योजना स्टार्ट किया गया था ये अप्रैल 2025 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इस बार बजट में इसको स्थान दे दिया गया। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक आयात निर्भरता कम करना। हमारे यहां से बहुत सारे चीजें बाहर भी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम बाहर से मंगाते भी हैं। आप मोबाइल फोन देख लो, आप लैपटॉप और कंप्यूटर देख लो, भारत में कितने मोबाइल फोन, भारत में कितनी ऐसी कंपनियां जो भारत में मोबाइल का निर्माण करती हैं, ठीक है, बहुत कम, ठीक है।
विदेशी कंपनियों ने भले ही यूनिट लगा रखा हो, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा दोस्तों अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड के लिए 40,000 करोड़ सरकार चाह रही कि इस फील्ड को पूरा कंट्रोल कर लिया, एकदम आयात कंट्रोल करना है। ठीक है, आयात मतलब क्या होता है? इंपोर्ट। ठीक है, आयात मतलब क्या होता है? इस आयात निर्भरता को कम करना है। यानी जब हमारे देश में चीजें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उस चीज को मंगाया जाएगा। लेकिन इस निर्भरता को कम करने के लिए हमें अपने यहां उद्योग लगाना पड़ेगा, सिस्टम बिठाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए का यहां पे बजट इसे दिया गया है, याद रखें। 40,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, करा कितने नए NIPER, ठीक है, नी पर स्थापित किए जा रहे हैं दोस्तों। ये पहले है क्या दोस्तों? NIPER याद रखेगा, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा, इसके पहले पढ़िए, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। अच्छा, ये करेगा क्या? ये औषधि के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के लिए दवाइयां बनाएगा, नई नई जांच करेगा, नई नई दवाइयों की खोज करेगा, नए नए टीकाओं का निर्माण करेगा। अरे देखिए लिखा है, नई दवाओं को खोज, वैक्सीन बनाना, बायोटेक्नोलॉजी और ड्रग रेगुलेशन पर रिसर्च करना, ये दोस्तों इस NIPER का काम है। ठीक है, और अभी बता दूं, पहले से 7 मौजूद थे, लेकिन कहा गया, ठीक है, याद रखेगा, पहले से सात, ठीक है, इस तरह की 7 नीपर संस्थाएं मौजूद थी। ठीक है, मौजूद थी। यह कहा गया कि इसको टेक्निकल रूप से और बढ़ावा देंगे। प्लस दोस्तों याद रखेगा, 3 नए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 3 नए दोस्तों बनाए जा रहे हैं। तो यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नए बन रहे हैं, बाकी पहले से। क्या कोई संस्था हमारे उत्तर प्रदेश में है? अगर यह सवाल आ जाए, क्या कोई संस्था हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो याद रखेगा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, ये जो 7 आप पढ़ रहे हैं, 7 में से एक आपके रायबरेली में। सबसे पुराना दोस्तों कहां पर है? सबसे पुराना मोहाली में, मोहाली पंजाब में। ठीक है, सबसे पुराना कहां पर है? तो सबसे पुराना है मोहाली कहां पड़ता दोस्तों? ये पंजाब में। ठीक है, यहां सबसे पुराना यह संस्थान है। अभी 3 और बन जाएंगे तो 7 3 10 हो जाएंगे मिला के। ठीक है, और आगे बढ़िए। कह रहा है कंटेनर विनिर्माण योजना अवधि क्या रखी गई है? कंटेनर विनिर्माण योजना अवधि, यह थोड़ा सा आपको टेक्निकल सवाल भी लग रहा होगा कि सर ये कंटेनर माने क्या है? अरे भाई, लॉजिस्टिक की बात कर रहा है। आप सामानों का आयात निर्यात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, उसी कंटेनर की बात कर रहा है। कंटेनर विनिर्माण योजना, इसकी अवधि रखी गई दोस्तों 5 साल के, अगले 5 साल रखा गया टारगेट। और इसके लिए 10,000 रुपए का फंड भी दिया गया। बजट में 10,000 करोड़ रुपए दोस्तों इस कंटेनर निर्माण के लिए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। इससे क्या गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? लॉजिस्टिक की लागत कम करना चाहती है। अभी वर्तमान की सिचुएशन बता दूं तो चीन दोस्तों 95% वैश्विक स्तर पर ग्लोबली देखेंगे तो 95% इस कंटेनर वाले फील्ड में चीजों को ऑक्युपाई कर रखा है। लेकिन भारत सरकार चाह रही है कि भैया भारत में विनिर्माण केंद्र बने, इसमें भी कम से कम हमारी आत्मनिर्भरता कम हो। ये जो चीन दोस्तों लगभग 95% ऑक्युपाई करके रखा है, इस फील्ड से निजात पाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी छोटा सा अमाउंट दिया गया है अगले 5 साल के लिए। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल है SME। ठीक है, SME ग्रोथ फंड के लिए कितना आवंटन किया गया? SME का मतलब क्या हो गया? लघु मध्यम उद्योग। ठीक है, लघु और मध्यम उद्योग के विकास करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। उद्देश्य क्या रखा गया? SME चैंपियन बनाना, क्षमता विस्तार और उत्पादकता को बढ़ावा देना। ठीक है, इस ग्रोथ के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय दोस्तों कितना है? सार्वजनिक पूंजीगत व्यय। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों कितना? 10.1 लाख करोड़, 11.5 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़ या 13.8 लाख करोड़। यह पूंजीगत व्यय की बात कर रहा है। यह 2025-26 में जो पिछले साल था, उस साल दोस्तों 11.2 लाख करोड़ के मुकाबले 9% की दोस्तों यहां वृद्धि की गई। तो 11 से बढ़ के 12 हो गया, सीधा सीधा 1 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 11.2 से 12.2 हो गया है। याद रखेगा, 1 लाख करोड़ की वृद्धि, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख करोड़ की वृद्धि दोस्तों यहां की गई है। यह आप याद रखेंगे। पूंजीगत व्यय क्या करता दोस्तों? यह हमेशा
इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। देखिए जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड हो गया, पुल हो गया, ब्रिज वगैरह हो गए, इन सब पे दोस्तों सरकार खर्च करती है। तो कुल मिला जुला के इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। तो ये जितना ज्यादा हो, मतलब जितना ज्यादा इस पे एक्सपेंडिचर किया जाए उतना बढ़िया है, देश का उतना ज्यादा विकास होगा। सीसीयूएस ये क्या है दोस्तों, सीसीयूएस तकनीकी, ये किस क्षेत्र से जुड़ा दोस्तों, ये गजब का है। ये मतलब अब लग रहा है कि सरकार बजट में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को शामिल कर ली। सीसीयूएस क्या दोस्तों, ये पर्यावरण ऊर्जा से संबंधित है क्या। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे, क्या बात करें, हम लोग तो इसे छोड़ देते हैं। अरे मतलब छोड़ देते हैं, अरे भाई देखिए आप तो जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है, हरित जो है ग्रीन प्रभाव से दोस्तों आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि ओजोन परत जो है फट रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि चीजें कम हो, और उसको कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे सक्षम गैस मानी जाती है। तो सरकार करी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले पकड़ेंगे, कार्बन कैप्चर। पहले सी का मतलब क्या दोस्तों, पहले सी का मतलब कार्बन, दूसरे सी का मतलब है कैप्चर। पहले क्या करेंगे, कार्बन को कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, और बाद में दोस्तों उसको स्टोर कर देंगे। कहां स्टोर कर देंगे, समुद्र के नीचे की जो धरती होगी वहां स्टोर कर देंगे। कहां, समुद्र के नीचे। भाई ये समुद्र के नीचे कहीं तो धरती होगी, वहां ले जाके इसको स्टोर करेंगे। देखिए लिख रहा है, ये कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद करेगा, CO2 कैप्चर करना, उसके उपयोग के लिए ले जाना और उसे अस्थायी रूप से जमीन के नीचे स्टोर कर देना। ये दोस्तों CCU है। अब बताइए आपको कैसा लगा, ठीक है, कुछ तो नया मिल रहा है। और आइए इस पे बजट के बारे में बात करते हैं। सीसीयूएस के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, करा 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़। तो याद रखेगा इसके लिए 20,000 करोड़, हर बार तो 10,000 करोड़ आप देख रहे थे, इसके लिए दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है, आवंटित किया गया, और ये 5 वर्षों के लिए आवंटित किया गया। जो अमाउंट है दोस्तों कितने साल के लिए है, ये 5 साल के लिए आवंटित किया गया है। यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करेगा, और सरकार एक नेट जीरो उत्सर्जन पर काम करेगी। 2070 तक दोस्तों हम क्या हो जाएंगे, कार्बन मुक्त स्वयं को कर लेंगे, उस पर दोस्तों काम कर रही नेट जीरो उत्सर्जन। तो उसको भी पाने में, उस लक्ष्य को पाने में दोस्तों मदद करेगा। आगे ध्यान देंगे, आज जैसा आप MCQ देख रहे हैं, मैंने ऐसे YouTube पर कुल मिला के 8 विषय आपको विधिवत पढ़ा दिया हूं, विधिवत पढ़ा दिया हूं। आप मौका दीजिए, एक बार जाके चेक कीजिए, पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इसके तरह से संविधान, इसी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। मैं फ्री की बात करूं, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी तरह के पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं फ्री वाली क्लास की बात कर रहा हूं। इतनी चीजें पढ़ा दी हूं, कुल मिला के 550 लेक्चर आपको निःशुल्क पढ़ा दिए गए, 16,500 सवाल पढ़ा दिए गए। और जो भी बच्चा सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो वो हमारी इस प्लेलिस्ट को देख ले, 10-20 वीडियो देख लो, आपको आदत हो जाएगी, लत लग जाएगी, लत, ठीक है, लत लग जाएगी। इतनी शानदार सी क्लास यहां पे चलती है। आगे देखिए, करा शहर आर्थिक क्षेत्र, CER इसे कहा गया है, शहर आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, सिटी इकोनॉमिक रीजन। इसके लिए कितना बजट दिया गया, तो इसके लिए दिया गया दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए। कितना, 5,000 करोड़ रुपए। अच्छा ये क्या है दोस्तों, ये CER क्या है, देखिए टीयर 2 और टीयर 3 के जो बड़े बड़े शहर होंगे, टीयर 2 और टीयर 3, और ऐसे शहर जहां पे दिव्य मंदिर हो, जैसे अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, जो दिव्य शहर हैं उनको दोस्तों विकसित किया जाएगा इस योजना के तहत। ये पैसा जो 5,000 करोड़ है, टीयर 2 के शहरों पर खर्चा होगा, टीयर 3 के शहरों पर खर्चा होगा, और ऐसे शहर, ऐसे स्थान जहां पर हमारे सुप्रसिद्ध मंदिर है, उन क्षेत्रों पर दोस्तों खर्चा होगा। कर प्रत्येक CER के लिए 5,000 करोड़ दिया गया। ये आप सोचेंगे 5,000 करोड़ तो बड़ा छोटा सा है, तो ये जहां जहां चूज किया जाएगा, ये प्रत्येक, ये शब्द याद रखेगा, प्रत्येक CER के लिए दोस्तों ये 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब जितना जगह चूज कर लिया जाए डेवलपमेंट के लिए। करा कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। अच्छा दोस्तों रेल बजट जो है दोस्तों, रेल बजट, ठीक है, रेल बजट को चलिए, ये तो बड़ा पुराना सवाल है, रेल बजट को 2017 से फिर जो है साथ में रखा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है सवाल कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ये कितने प्रस्तावित किए गए हैं। तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोस्तों ये अभी 7 नए इस तरह के कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और इस कॉरिडोर में पूरब को पश्चिम से जोड़ा जा रहा है। कहां को, पूरब को पश्चिम से। पूर्व में दोस्तों, पूर्व में, अच्छा ये जो 7 मैं अभी बता देता हूं आगे, वो फ्रेट कॉरिडोर है। ये जो पूरब से पश्चिम को जोड़ा जा रहा है, फ्रेट कॉरिडोर, यानी माल ढुलाई के लिए दोस्तों ये जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से रेलवे लाइन को
जहां जहां पे बंदरगाह वगैरह वहां तक पहुंचाया जा रहा है कि काम किया जा रहा है। और ये जो साथ दे रहा है ये अलग है, ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। ये टियर 2 और टियर 3 के शहरों को जोड़ने का काम करेगा, बड़े बड़े शहर जुड़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी को दिल्ली से जोड़ा जा रहा है इसके तहत, और वाराणसी को सिलीगुड़ी से जोड़ा जा रहा है। ये 2 नए कॉरिडोर ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। जो 7 हैं उनमें से 2 मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और आगे चलिए फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, आगे सवाल आएगा भी, करा नया आयकर अधिनियम ये कब से लागू होगा? नया आयकर अधिनियम, देखिए पुराना आयकर अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1961 के जो आयकर अधिनियम था उसको प्रतिस्थापित करने वाला। अभी तक हम उसी को पढ़ते थे, हर साल केवल टैक्स की रिजीम भर बदलती थी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जो था वो 1961 को हम फॉलो करते थे। काफी दिनों बाद दोस्तों ये चेंज हो रहा है। 1 अप्रैल 2026 से क्या पढ़ेंगे? ये नया आयकर अधिनियम 2026 दोस्तों हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। नया आयकर अधिनियम ये आ रहा है, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, यही बताया रहा है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया? एक गजब का बदलाव किया गया। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता था, अब ये सब बवाल खत्म। जीवन से सिर्फ टैक्स ईयर की बात होगी। किसकी बात होगी? सिर्फ इसे टैक्स ईयर कहा जाएगा। अब किसी तरह का असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर इस तरह की बातें नहीं होंगी। अब सीधे सीधे क्या कहा जाएगा? टैक्स ईयर बात कहा जाएगा, ताकि कंफ्यूजन कम से कम जो है क्रिएट हो लोगों के मन में, ठीक है। और आगे चलिए, कर विदेशी टूर पैकेज। अभी तक क्या होता था, यदि आप विदेश जाने की योजना बनाते थे कि चलो हम चलेंगे पेरिस घूम के आएंगे, हम लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहीं भी, ठीक है, जाते थे, तो जो विदेशी टूर पैकेज बनता था उस पर गवर्नमेंट टीसीएस चार्ज करती थी। टीसीएस जो लगता था वो काफी हैवी अमाउंट में लगता था। ये पहले जो दर था दोस्तों, ये 5% से लेके 20% तक लगता था, ठीक है, पहले, ठीक है। पहले ये टीसीएस चार्ज कितना होता? 5, जैसे आपने जितने मान लीजिए 1 लाख का टूर पैकेज बनाया तो 20,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, 1,20,000 हो जाता था। उसको सरकार ने घटा के केवल 2% कर दिया। कितना कर दिया? अब जितना टूर का मजा लेना हो लीजिए, ठीक है। परिवार के साथ अकेले ना जाइए, परिवार के साथ जाइए। अब तो 2% हो गया, ठीक है। 2% मतलब 1 लाख का टूर पैकेज लिया तो 2,000, भैया ठीक है। कहां 20,000, कहां 2,000, ये बहुत सही हो गया पहले से। कह टीसीएस की दर पहले 5 और 20% थी, 5 से लेकर भी अलग अलग के लिए थी, लेकिन अब दोस्तों इससे क्या होगा? विदेशी यात्रा सस्ता हो जाएगा, जाइए घूमिए टहलिए, ठीक है। सर पहले रोजगार तो मिले तब तो जाएंगे, रोजगार पे तो चर्चा ही नहीं हुआ। करा 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को कितना अनुदान मिलेगा? ये राज्य भी इंतजार करते हैं कि देखें हमारे बारे में हमको कितना जो अनुदान मिल रहा है। तो राज्यों का अनुदान दोस्तों कितना मिला है? तो करा 1.1 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़ या 1.4 लाख करोड़। ये राज्यों का अनुदान कितना है? आइए यहां बात करते हैं दोस्तों। ये अनुदान जो हम बात कर रहे हैं ये वित्त वर्ष 2026-27 के लिए। इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और राज्यों का केंद्रीय हिस्सा राज्यों का केंद्रीय करों में जो हिस्सा है वो कितना है दोस्तों? पहले इसको याद रखिए, ये 41% पहले भी था, अभी भी 41 रखा गया, तो आपके लिए कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जितने पे थे उतना है। अच्छा कितना है दोस्तों? तो ये जो 41 रखा है ना, बस इसी को उल्टा कर दो 1.4, इसी से याद हो जाएगा आपको 1.4। ये आप याद रखेंगे 1.4 लाख करोड़ रुपए, ये राज्यों के अनुदान की बात हो रही है। करा भारत विस्तार दोस्तों किससे संबंधित है? क्या रक्षा से संबंधित है? नहीं, भारत विस्तार दोस्तों कृषि से संबंधित है। दोस्तों कृषि फील्ड में एआई लाया जा रहा है और एआई क्या करेगा? उत्पादकता को बढ़ाएगा। यह एक एआई प्लेटफॉर्म है जो किसानों की सहायता करेगा। भारत विस्तार कई भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में आ रहा है। यह एक ऐसा एआई टूल होगा जो किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यह भी काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। भारत विस्तार, इसको याद रखेंगे। करा कितने नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित होंगे? तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया दोस्तों, याद रखेगा कुल मिला के 3, ठीक है, 3 नए स्थापित किए जाएंगे। करा आयुष सेक्टर को मजबूत करने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाने की घोषणा किया गया है। क्षेत्रीय मेडिकल हब 5 और 3 नए आयुर्वेद संस्थान बनाए जाने की घोषणा किया गया। इसके अलावा आयुष फार्मेसियों को अपग्रेड करने की बात की गई है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, यह भी अच्छा सा सवाल हो जाएगा। करा बजट 2026-27 में रेल से जुड़ा प्रमुख ढांचागत प्रस्ताव कौन सा दोस्तों? बुलेट ट्रेन नहीं, मेट्रो ट्रेन नहीं, मोनोरेल नहीं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। माल ढुलाई के लिए दोस्तों एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ये पश्चिम को पूरब से जोड़ेगा या पूरब को पश्चिम से जोड़ेगा, एक ही बात है। कर पूर्वी भारत में एक जगह है डानकुनी, डानकुनी को पश्चिम में भारत के सूरत से दोस्तों इलाके जोड़ेगा। एक नया फ्रेट कॉरिडोर है, इससे माल ढुलाई और तेज हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, करा बजट 2026-27 में शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देने हेतु कौन सी नई समिति बनाई जाएगी? खाली समिति बन रहा है,
अरे कुछ हमारे लिए भी कर दिए होते। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि हर बजट में एक नियम बना दे कि इस बार हम इतना रोजगार देंगे ही देंगे, ठीक है, फिक्स कर ले हमको हर साल इतना देना, टारगेट कर ले। हाँ, लेकिन उस टारगेट कैसे करेगी भाई, बोल देना तो डिपार्टमेंट में कितनी सीट खाली उस अनुसार बोलेगी। तो कभी कभी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी बंधन में है। फिलहाल चलिए, तो नीति आयोग की समिति नहीं, यूजीसी समिति नहीं, एनटीए समिति नहीं, एक नई समिति बन रही है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट समिति। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट समिति एक नई समिति बन रही है। यह समिति करेगी क्या, यह समिति शिक्षा, रोजगार और उद्यम को, शिक्षा को रोजगार और उद्यम से जोड़ेगी, ताकि जो है ऐसा ना हो कि सिर्फ आप डिपेंड रहे कि नहीं हमको सरकारी नौकरी करना पड़े। ठीक है, आप स्वरोजगार कर सकते हैं, नए नए उद्यमी के रूप में आप अपनी जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। इसका लक्ष्य है कि 2047 तक वैश्विक सेवा क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना। ठीक है, जो सेवा क्षेत्र, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें हिस्सेदारी बढ़ाने की बात हो रही है। करा रक्षा मंत्रालय को 2026-27 के लिए कितना बजट दिया गया? रक्षा मंत्रालय को बार बार देखिए, हर तरफ देखिए तो युद्ध का माहौल है। अब रक्षा बजट के लिए रक्षा बजट सीधे बढ़ा दिया गया 1 लाख करोड़ से। तो आइए बात करते हैं कुल रक्षा बजट जो है दोस्तों, ये 7.8 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, यहां लिखा गया 7.8 लाख करोड़। ठीक है, ये इस साल का रक्षा बजट है, ये 2026-27 के लिए। ठीक है, यह बजट पिछले साल से लगभग 14-15% बढ़ोतरी दिखाता है। ठीक है, बढ़ोतरी दिखाता है पिछले बजट से। ठीक है, और पिछला बजट जो था वो खाली 9% बढ़ा था, पिछले के पिछले वाले से कंपेयर तो 9.5 बढ़ा था, अब और ज्यादा बढ़ गया है। फोकस क्या है दोस्तों? घरेलू उत्पादन, यानी आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, किस फील्ड में हम अपने लिए नए नए तरह के औजार बनाएं, शोध करें, हमें डिपेंडेंसी ज्यादा न रखना पड़े कि हम अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, रूस से हथियार करेंगे, हम अपना एक यूनिट ही बना लें। ठीक है, स्वदेशी हथियार का निर्माण करें और निर्यात को भी बढ़ावा दें। ठीक, अपने लिए भी बनाएं और दूसरों को भी बेचें। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों, सीधे सीधे कितने लाख करोड़ रुपए, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, 7.8 लाख करोड़ रुपए, इसको नहीं भूलना आपको। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए, मैं सोच रहा था कि बजट से संबंधित और भी सवाल दे दूं, पहला बजट कितने प्रस्तुत किया, कब हुआ, आजादी के बाद पहला किसने प्रस्तुत किया, इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, बजट किस भाषा में आता है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी आपको क्लास दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जो 8 विषय मैंने पढ़ाए हैं, 9वां विषय भी बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वो कॉमन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सामान्य अध्ययन का कॉमन प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों, बहुत कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। हमारे यहाँ एक फिक्स प्राइस मैंने रख दिया है, 699 रुपए में एक बैच। एक विषय की तैयारी करने में सिर्फ 699 रुपए आपको खर्च करना है, इसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूडेड है। अब सोच लो मुझे क्या बचता है, या आप कल्पना कर लो। ठीक है, तो आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।